चुनाव से ठीक पहले नारे लग रहे थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। और अब बजट के पहले इस बात की चुनौती है कि अच्छे दिन क्या सचमुच में आएंगे। बजट से ही ये तय होने वाला है कि मध्यम वर्ग के लिए अच्छे दिन कब, कैसे और कब तक आएंगे। इसी बात की जानने की कोशिश कर रहे हैं हम अगले आधे घंटे में कि अच्छे दिन कब आएंगे बजट के साथ। ये वो महकमा है जिससे मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा डर लगता है और सबसे ज़्यादा परेशानी भी होती है। इसे इनकम टैक्स विभाग कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वालों के ऊपर भारी पड़ता है। पिछले कुछ सालों में लगातार टैक्स का बोझ मिडिल क्लास पर बढ़ा है और इसको लेकर चुनाव के ठीक पहले ये वादा किया गया था कि इस बार मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा ताकि उसकी जेब पर कुछ बोझ कम पड़े। खुद अरुण जेटली कह रहे थे कि सीमा बढ़ाई जाएगी इनकम टैक्स की छूट की, और अब पूरी निगाहें इस बात को लेकर हैं कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या आने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को इनकम टैक्स के ढांचे को ठीक करना ही होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से सैलरी पाने वालों को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई। एक आंकड़ा कहता है कि देश के कुछ लाख लोग कुल इनकम टैक्स का 60% भरते हैं, यानी 120 करोड़ की आबादी में सबसे ज़्यादा जेब नौकरी करने वाले की काटी जाती है। नौकरी पेशा भारतीय की तुलना अगर आप चीन और अमेरिका के लोगों से करेंगे तो पाएंगे कि अनुपात में भारत के मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स का बोझ कई गुना ज़्यादा है। और इनकम टैक्स के अगर चंगुल से बचना है तो सबसे बड़े डॉक्टर हमारे लिए साबित होते हैं सीए। और मैं इस समय सीए के दफ्तर में मनीष है हमारे साथ। मनीष, जो हम लोग जो तमाम मिडिल क्लास के लोग हैं वो आपके पास आके, या तमाम आपके जैसे जितने भी सी हैं उनके पास जाके बोलते हैं कि भाई बताओ इसमें टैक्स कैसे बच सकता है, और आप लोगों का एक स्टैंडर्ड जवाब होता है 80C में इतना बच सकता है, 80D में इतना बच सकता है, और इसके बाद हम आपका पैसा नहीं बचा सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो टैक्स लॉस, जो डिडक्शंस अपने क्लेम कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो सैलरीड पर्सन है, वो डिडक्शन क्लेम जो लिमिट्स दे के रखी है अपनी आज की तारीख में इनकम टैक्स में, वो कब दे के रखी है? 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो लिमिट को कितने साल हो गए? वो लिमिट को रिवाइज करनी चाहिए। आम आदमी ये सोचेगा कि मुझे ये जो डिडक्शन है ATC की, जो इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन में मुझे मिलती है, वो डिडक्शन मुझे कम से कम 2 लाख रुपये करूँ तो मेरी सेविंग्स बढ़ेगी। तो ये सब जो हॉस्टल अलावेंस है, चिल्ड्रन अलावेंस है, ये सब अलावेंसेस बहुत सारे पुराने हो गए हैं और रिडंडेंट हो गए। या तो आप एक काम करो, इनको पूरा कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो और बोल दो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कि कुछ नहीं मिलेगा, या फिर आप इसको रियलिस्टिक बनाओ। अच्छा, एक और जो बड़ी बात है कि इस सरकार ने अपने जो इस बजट के पहले एक तरीके से इशारा भी किया है कि नो टैक्स टेररिज्म, बेसिकली कॉरपोरेट क्लाइंट के लिए ये बात कह रहे हैं। तो क्या अब वहाँ पे जो कुछ होगा उसका असर मिडिल क्लास तक भी देखने को मिलेगा कि भाई कॉरपोरेट्स को टैक्स टेररिज्म का शिकार नहीं बनाया जाएगा? तो क्या आपको लगता है कि उसका असर कभी मिडिल क्लास पे पड़ेगा? मिडिल क्लास पे ये टैक्स टेररिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ है कि टैक्स टेररिज्म नथिंग बट एक टेरर क्रिएट कर देते हैं ऑफिसर्स। इनकम टैक्स भले कॉर्पोरेट्स हो, इंडिविजुअल्स हो, एक्सेट्रा, और सैलरीड पर्सन हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि सैलरीड पर्सन जिनका TDS कट रहा है, जो हर बार TDS कट के सैलरी हाथ में आती है, उनको एक एग्जेम्पशन दे देना चाहिए कि प्री फाइल रिटर्न है। उनको अननेसेसरी हर्डल्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक्सेट्रा नहीं होना चाहिए। मिडिल क्लास को हमेशा ये लगता है कि हम सबसे बड़े इनकम टैक्स के कंट्रीब्यूटर हैं, उसके बावजूद हमें आप देते क्या हैं? ठीक है, और विज़ अगर आप जो इतनी बड़ी तादाद छोटे बिजनेसमैन की है, बड़े बिजनेसमैन की है, किसानों की है, वो एक बड़ा क्राइटेरिया जिसको लेकर मिडिल क्लास को लगता है कि भाई पूरा इनकम टैक्स आप हम ही से क्यों ले लेना चाहते हैं, आप इसको बढ़ाइए। अभिषेक, ये आपने एकदम लाख टके की बात कही है। आप मुझे बताइए कि आज एक आदमी जो फार्मर है, जो गुड़गांव में हो या कोई भी प्लेस में हो, फार्मर हो, वो भले ही 100 करोड़ की इनकम कमाए, वो उस पर 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं कर रहा है। और आज एक सैलरीड पर्सन है जो 10 लाख की इनकम कमा रहा है, जो मेट्रो सिटी में रह रहा है, जिसका भाड़ा हो रहा है, 2 बच्चे हैं घर पे, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, अब वो क्या करेगा आदमी? उसको 10 लाख पे भी टैक्स पे करना पड़ रहा है। पहले 2005 में एक प्रोविज़न था स्टैंडर्ड डिडक्शन का, कि जहाँ पे एक सैलरीड पर्सन को भी 5 लाख की इनकम थी तो उसमें एक 40% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, या एक फ्लैट रेट पे 30,000 या 20,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता। वो गवर्नमेंट ने हटा दिया, पिछली गवर्नमेंट ने हटाया या जिस भी गवर्नमेंट ने हटाया। तो ये एक पार्ट करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक कॉल लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, या जो भी उसको चेंज करना है गवर्नमेंट को, कि एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स नेट में लेके आना पड़ेगा।
तो उसके कारण जो डेफिसिट यहाँ पे कवर हो रही है जो सैलरीड पर्सन से, वो डेफिसिट कहीं ना कहीं से रिकवरी। लेकिन वित्त मंत्री जी, सिर्फ और सिर्फ टैक्स में छूट देने से काम नहीं चलता। हमें घरों के लिए भी बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ग्राहक इन घरों का मिडिल क्लास है, जिसकी बदौलत ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। हमें यहाँ पर भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट में। आप घर के खरीदार हैं, इसलिए देश में सबसे ज़्यादा रोजगार और तेज़ी से बढ़ने वाली इस इंडस्ट्री को कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से। इनकम टैक्स में ईएमआई भरने वालों को कुछ छूट मिलती है, लेकिन ये कानून 2001 में बना था, जो कि अब पुराना पड़ चुका है। पिछले एक दशक में हाउसिंग सेक्टर पूरी तरह से बदल गया है। ऐसे में अगर असली बदलाव लाने हैं तो छूट के कानूनों में भी बदलाव लाने होंगे। इस बजट में जो सबसे बड़ी आस है मिडिल क्लास को, वो ये है कि किस तरीके से वो घर खरीद पाएंगे। और घर का सपना तभी पूरा होगा जब बजट में कुछ ऐसी गुंजाइश बने हम सब के लिए कि हम घर खरीद पाएँ। हमारे साथ अनुज हैं, जीएलएल के प्रमुख। अनुज, मिडिल क्लास ऐसा क्या सोच रही है कि उसे क्या मिल सकता है इस बजट में, और कौन सा करिश्मा इस बार वित्त मंत्री कर सकते हैं हमारे लिए? पहली बात है, जो होम लोन रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो इतने भारी हैं इस टाइम पे, 12-13% है। आज से अगर 6-7 साल पहले आप देखें तो इंटरेस्ट रेट 7-7.5% के करीब होते थे, आज 12% पे पहुंच गए हैं। तो उम्मीद है कि ये कभी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। सेकंड इज़, जो डेवलपर है वो बोल रहा है कि मैं घर बना रहा हूँ, और जो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग पे वो 14% के करीब है, उसको भी शायद कम करें, ताकि मैं वो जो बेनिफिट है रिड्यूस्ड रेट का वो पास ऑन कर सकूँ एंड कंज्यूमर को। अनाउंस किया है मैनिफेस्टो के अंदर कि 100 न्यू सिटीज़ बनेंगी। तो उम्मीद ये करी जा रही है कि न्यू सिटी बनेगी तो लैंड की कॉस्ट बहुत कम होएगी उसके अंदर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो बायर है उसको सस्ते दाम पे मिल जाएगा। जो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई ऐसे बड़े शहरों में बढ़ रही हैं, और इसका सीधा असर हो गया बी और सी टाउन पे, जहाँ पर अब घर पहुँच से बाहर होते जा रहे हैं, भले वो देखा देखी हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने बोला है कि उसका रब ऑफ इफेक्ट तो छोटे शहर पे भी पहुंच रहा है। पर अगर आप देखें कि डेवलपर ने बहुत पैसा बनाया, तो ऐसा है नहीं है। किसने बहुत पैसा बनाया है? लैंड ओनर ने बहुत पैसा बनाया है, बिकॉज उसने लैंड बड़े महंगे दामों पे बेची है। पिछली बार भी सरकार ने ऐसा कुछ स्कीम दिया था कि भाई आप इतने लाख तक का अगर मकान खरीदते हैं तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस, आप ऐसा कुछ इस बजट में होता हुआ देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अभी जो था कि 25 लाख रुपए के नीचे तक प्रायोरिटी सेक्टर उसको ट्रीट किया जा रहा था। हमें ये लगता है कि उसको 25 लाख बहुत कम है। उसको कम से कम 50 लाख रुपया तो करना चाहिए, ताकि जो होम बायर है उसको थोड़ा और रिलीफ मिले। पिछले कुछ साल में अनदेखी तो मेडिकल बिल की भी हुई है, जिसका बजट लगातार हमारे घरों में बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से जो छूट मिलती रही है वो अब तक स्थायी ही रही है, वो बदली नहीं है बहुत सालों से। आपसे मैं पहले भी पूछ रहा था कि भाई एक आदमी अगर घर में रहता है तो उसका बजट आपके पास से बढ़ा है या कम हुआ है? बजट तो जैसे महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है। नॉर्मल एक फैमिली के लिए कम से कम 15-20 से ज़्यादा ही जाता है साल भर। वैसे जो छूट मिलती है वो 15,000 रुपये की मिलती है साल भर में, और सीनियर सिटीजन को 20,000 की छूट है। लेकिन मान लीजिए किसी के घर में माँ बाप हैं और 2 बच्चे हैं और पत्नी है, तो उनका बिल कितने हज़ार का तकरीबन आ जाता है? उनका नॉर्मल 15 से ऊपर ही जाता है, 15 से नीचे तो नहीं आता है। अच्छा, और जो कीमतें बढ़ रही हैं वो बढ़ी हैं या कम हुई हैं? अभी जो जस्ट 2013-2014 में अभी कम हुई है। अभी कम। हाँ, पहले तो बढ़ ही रही थी, अभी स्टॉप है। महंगी दवा, महंगे अस्पताल और बीमार मिडिल क्लास। सरकार के मौजूदा टैक्स सिस्टम को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप पर निर्भर लोगों की तादाद कितनी है और आपको परिवार में कितने लोगों का मेडिकल बिल चुकाना है। उसकी छूट की लिमिट अब भी एक राशि है, जिससे ऊपर किसी को राहत नहीं है। 1998 में सरकार ने तय किया था कि एक व्यक्ति साल में 15,000 रुपये तक की छूट टैक्स में मेडिकल बिल लगाकर पा सकता है। ये तमाम छूट नियम 80D के तहत मिलती हैं। लेकिन पिछले कई साल में खर्चा कितना बढ़ा है, ये बताने की जरूरत वित्त मंत्री जी को तो नहीं है। दिन भर हम इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे कि आखिरकार किस तरीके से सरकार इस बजट में मेडिकल बिल को लेकर
कुछ हमें सहूलियतें बढ़ा सकती हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल हैं जो कि पब्लिक हेल्थ पे काम करते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के का मेडिकल बिल 70,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है अगर सीनियर सिटीजन्स हैं, और छूट मिल रही है मुझे 15,000 रुपये। मेन तो प्रॉब्लम ये लगता है कि वो बजट जो होता है 15,000 की जो छूट मिलती है वो पूरे परिवार पे, जैसे आपने बताया, पूरे परिवार पे मिलती है। एटीडी में ये ऐसी बात है कि गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंड्स कर रहे हैं दवाइयों की सब्सिडी करने में, हेल्थ केयर की सब्सिडीज़ करने में। उसमें लिमिट्स रहती है कि कहाँ तक दवाइयों वगैरह की सब्सिडीज़ हम लोग दवाइयों वगैरह की इन्वेस्टमेंट्स हम लोग सब्सिडाइज़ कर सकें। तो मेरे खर्चे को ठीक है आप सब्सिडाइज़ मत कीजिए, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं रेगुलरली जी रहा हूँ, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आप मेरे खर्चे को सब्सिडाइज़ ना कीजिए, वो चलेगा, लेकिन कम से कम मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस को टैक्स तो मत कीजिए। पब्लिक हेल्थ को लेकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बजट में सरकार ऐसे कुछ कदम उठाए ताकि जो भारत की जो सेहत है उसमें कुछ सुधार हो। इसमें तो काफ़ी अलग अलग बातें रहती है, पर अगर हम भारत की बात करें तो 70-80% भारत गाँवों में रहता है। गाँव में हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं सेहत में सुधार लाने के लिए। तो एक बात तो रहती है, आपके जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं गांव में, जो आशा वर्कर्स वगैरह रहते हैं गांव में, उनका खुद का जो कैपेबिलिटी लेवल होता है, जो नॉलेज लेवल होता है, उस पर इम्प्रूव करने पे हमने काफ़ी काम नहीं किया है। तो अगर हम उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सके जहाँ पे उनका ट्रेनिंग रेगुलरली बढ़ाए, वन टाइम ट्रेनिंग तो काफ़ी होता है, पर उनको जो रेगुलरली हर महीने में ट्रेनिंग मिलना चाहिए, उसके लिए हमको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। तो वोट वासी में लगेगा, यहाँ बाद में लगेगा। क्या भाव है? 140। ये वो दुकान है जहाँ से मैं पिछले 3 साल से फल खरीद रहा हूँ, और मेरा और इसका रिश्ता इस बात पे निर्भर करता है कि भाव क्या देता है ये फल और सब्जियों के। होल सेलर को भाव जो नहीं, जब वो आप मुझे जो दोगे भाव, वो भाव फिर मैं क्या भाव बेचूंगा, वो भाव मेरे को बताना पड़ेगा, और फिर वो ग्राहक को कम नहीं होगा उस भाव के अंदर। वो ग्राहक का नुकसान है, उसमें नुकसान होगा तो ग्राहक पाएगा, अपना बेचने वाले का नुकसान नहीं होगा। और इस बजट में जो सबसे बड़ी उम्मीद होगी कि मैं जब इस दुकान पर आऊँ या मेरे जैसे जितने भी लोग ऐसे दुकानों पर जाएं तो उन्हें कुछ राहत मिले, और ये राहत तभी संभव है जब बजट में कुछ हमारे लिए भी मिले, यानी कि कुछ ऐसा रास्ता बने ताकि कुछ बचत बढ़े। अगर मेरा और दुकानदार का रिश्ता सच में बदलना है तो सरकार को 2 तरफा काम इस बजट में हमारे लिए करना होगा। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाए जो उसका चुनावी वादा है, तो दूसरा ऐसा कुछ करे कि मेरी आय बढ़ी हुई नजर आए। महंगाई दर 10% के आंकड़े को जब चाहे तब छूती रहती है, और ऐसे में अब इस सरकार से उम्मीद है कि वो मेरे इनकम टैक्स के दायरे को भी बदले, ताकि ढांचा ऐसा कुछ हो कि मिडिल क्लास के पास खर्च करने के लिए कुछ ज्यादा पैसे आ जाएं। खुद अरुण जेटली ने कहा था कि मौजूदा 2 लाख रुपए की छूट को बढ़ाकर 5 लाख तक कर देना चाहिए। अगर ये पैसा मिलता है तो कुछ सेविंग बढ़ेंगी और कुछ पैसे खर्च भी हो पाएंगे। ये बचत ही है जिस पर बैंक और शेयर मार्केट की नजर है। वो चाहती है कि आप पैसा निवेश करें ताकि हालात सबके बदलें। लेकिन 2008-2009 के बाद से मिडिल क्लास बाजार से कुछ डरा हुआ है। उसके अंदर बाजार ये भरोसा पैदा नहीं कर पा रहा है कि यहाँ से अच्छे दिन आ सकते हैं। अगर इस बजट में सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि मुझे कुछ पैसा बच जाए, तो जाहिर सी बात है कि मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको कहीं ऐसी जगह लगाऊं जहां पर कुछ सुरक्षा हो, और 2008-2009 जिस तरीके से शेयर मार्केट डूब रहा था, वहाँ पे पैसे की बहुत नुकसान हुआ, वैसे हालात ना बने। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी लें। मेरे साथ DHFL के विकास गुप्ता हैं। मिस्टर विकास, जो सबसे बड़ी बात है, जो मेरे जैसा कोई एक मिडिल क्लास है, इस बार अगर बजट में हमें 80C में कुछ ज़्यादा पैसे बचाने का मौका मिल गया, या फिर हमारी छूट की सीमा बढ़ा दी गई, तो फिर जो पैसा बचेगा उसको किस तरीके से हम शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, या सरकार हमें ऐसे कौन से इंसेंटिव्स दे सकती है कि ताकि हमारा पैसा बचा भी रहे, और ठीक उसी वक्त में हमें ये भी सुरक्षा रहे कि नहीं, सरकार ने ऐसे कदम भी उठाए हैं कि पैसा डूबेगा नहीं। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि क्या इंसेंटिव दे सकती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ये इंसेंटिव दे सकती है कि सेक्शन 80C की पहले लिमिट बढ़ाए, और उसमें सिर्फ ELSS नहीं, उसमें कोई भी इक्विटी फंड हो, कोई भी रिस्की एसेट क्लासेस हो जो नॉर्मली आदमी नहीं लेना चाहता है,
पर वो जानता है कि अगर ये मैं इन्वेस्ट नहीं करूँ रिस्की एसेट्स में तो लॉन्ग टर्म में मेरा कॉर्पस रिटायरमेंट के लिए बनेगा नहीं। तो सेक्शन 80C का फोकस है रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना। तो उस हिसाब से उसका अगर स्लैब बढ़ाया जाए और उसका एक डेजिग्नेटेड अकाउंट बनाया जाए जिसमें से फिर आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम कैसे अच्छे से जितने भी लोग हम वो बेनिफिट दे सकें जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने हैं लोगों को, हम पेंशन फंड को ज़्यादा अच्छे से कस सकें ताकि लोगों के रिटर्न्स भी अच्छे हों, उसको लेकर इस बजट में हम कुछ उम्मीद पाल सकते हैं? हाँ, चांस है कि 10 से 30% तक का EPF में एलोकेशन अलाउ करें इक्विटीज़ में। तो ये अगर होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन CPI जो कि आपको और मेरे जैसे मिडिल क्लास के लिए CPI मैटर करता है, तो वो CPI 10 के आसपास चल रहा है कई सालों से। तो आपका जो रिटर्न है EPF वगैरह में वो भी मैच नहीं कर पा रहा है। और इस उम्मीद में कि इस बजट में कुछ हो सकता है, इस इक्विटी में डाइवर्जन करने के लिए तैयार होगी सरकार, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ट्राई तो करेगी, लेकिन हो ही जाएगा ये नहीं कहा जा सकता, पर नेक्स्ट 2-3 बजट में थोड़ा थोड़ा करके एग्रेसिव हो सकता है। वैसे मैं बेंडावली सीलिंग पर पढ़ रहा हूँ। बेंडावली सीलिंग वो प्रोजेक्ट है जिसको बनाने में कई साल लग गए और कहा जाता है कि ऐसा प्रोजेक्ट बनने में अगर इतने साल लगेंगे तो इसका वो मतलब नहीं रह जाता जिसकी वजह से इसे तैयार किया जाना चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात है कि अब इस नई सरकार के नए बजट में उम्मीद की जा रही है कि ऐसे पुल, ऐसी सड़कें और रेल, इन तमाम चीज़ों पर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देगी और वो कोशिश करेगी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को बड़ी जल्दी में हरी झंडी भी मिले और काम तेज़ी से आगे बढ़े। अच्छी रोड, अच्छे पुल और बिजली पानी का मतलब होगा मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून। लेकिन ये कहानी सिर्फ मिडिल क्लास तक सीमित नहीं रहने वाली। अगर हमें ये सब सुविधाएं मिली तो उद्योग धंधे बढ़ेंगे और बढ़ेंगी नौकरियां, जो पूरे देश की तरक्की करेंगी। सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वो रुके हुए देश को आगे बढ़ाएगी। इस बजट में अब ये साबित करना होगा कि असल में सरकार क्या कुछ करने वाली है आने वाले दिनों में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मध्यम वर्ग जो कुछ चाहता है उसे इस बजट में वो सब कुछ मिल जाएगा। बड़ी चुनौती वित्त मंत्री के सामने भी है, जिन्हें ये तय करना है कि आखिरकार 20% जो प्रत्यक्ष कर देते हैं उन सबको किस तरीके से कुछ छूट और कुछ राहत मिल जाए। बहुत बड़ा तबका है जिसे आस है इस बजट से कि उसके लिए पिछले 10 साल में जो कुछ नहीं हुआ है वो शायद इस बार होकर रहेगा।